हमारे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और विधायक रोहित पवार हैं। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा तक ये पूरा लॉन्ग मार्च होना है। सरकार की नीतियों के खिलाफ और फिलहाल जो रवैया है नेता जो है महायुति के, उनके खिलाफ ये मोर्चा है। लॉन्ग मार्च का आपने आयोजन किया है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही दीपक केसरकर जो मंत्री हैं शिवसेना के, वो कह रहे थे कि इन महाविकास आघाड़ी के नेताओं को हमने किए हुए अच्छे काम नजर नहीं आते, वो एक नैरेटिव सिर्फ फैलाने का काम कर रहे होते जो फेक होता है। देखो, केसरकर साहब को मैं विनती करना चाहता हूँ, आप महाराष्ट्र के राजनीति में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपका जो विभाग है और वो विभाग के माध्यम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है बच्चों के गणवेश के बारे में, उसके बारे में ज़रा सा लोगों से बताइएगा। 7 महीना होने के बाद भी बच्चों को अभी तक गणवेश नहीं मिला। कपड़ा कहाँ से लिया? तो गुजरात से लिया। महाराष्ट्र में कपड़ा नहीं बनता। और ये बात जब हमने अधिवेशन में मांडी थी, तब हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या बताया था, रोहित तुझे हम गणवेश भेज देते। अरे आमदार को भी अभी तक गणवेश नहीं आया, तो बच्चों को कब आएगा? और जो गणवेश मिला वो भी ऊपर नीचे बहुत गलत तरीके से उन्होंने जो स्टिच किया है, उस तरीके का गणवेश उन्होंने दिया। पहले स्टैंडर्ड के बच्चों को 5वें स्टैंडर्ड का गणवेश दिया। तो केसरकर साहब को मुझे बताना है कि जो पैसा आपके विभाग ने ये बच्चों के कपड़ों पे खाया है, उसके बारे में पहला उत्तर दो। महाविकास आघाड़ी के बारे में मत कहिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे सुप्रिया ताई है, जयंत पाटिल साहब है, अवार्ड साहब है, अनिल देशमुख साहब है, ये जो बड़े नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में, पवार साहब के कहने पे ये छोटी सी सिंबॉलिक रैली हम निकाल रहे हैं, जिसके माध्यम से जो सरकार किसानों के बारे में बहुत नेगेटिव है। अगर आप देखो तो जो युवा है उनके पास डिग्री है, लेकिन हाथ में काम नहीं, और उन्हीं के आंखों के सामने सब प्रोजेक्ट्स जो अभी चालू है वो बंद महाराष्ट्र में हो रहे हैं और गुजरात लेके जा रहे हैं। नए प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे आने के बजाय गुजरात जा रहे हैं। तो ये जो सरकार गुजरात के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, क्योंकि गुजरात के बड़े नेता जो दिल्ली में अभी बैठते हैं, उनके सामने ये सरकार के जो नेता है सिर्फ मुजरा करते हैं। और 14 से लेकर आज तक अगर आप देखा जाए तो विकास के बारे में जो हमारा 1 नंबर था, अभी नीचे 6, 7वें नंबर पे हम आए हैं। तो इस सब धोरणों के खिलाफ और महिला सेफ्टी के बारे में विषय लोगों के सामने आए, इसलिए हमने ये पवार साहब के कहने पे सुप्रिया ताई के मार्गदर्शन में यात्री निकाली। दूसरा सवाल है कि अमित शाह 2 दिन के दौरे पे थे। कल उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया है, मुंबई बीजेपी की बैठक ली, कोंकण विभाग की बैठक ली। उनका जो एक सुर निकला है कि कार्यकर्ताओं को उन्होंने हौसला तो बढ़ाया बीजेपी की, साथ ही वो कहते हैं 2029 में बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा और सबको साथ में लेकर महायुति को साथ में लेकर चलने की भी बात कहते हैं। अमित शाह मुंबई पे, महाराष्ट्र पे बिल्कुल नज़र रखे हुए हैं विधानसभा चुनाव की, क्योंकि वो शायद डरे हुए हैं, ऐसा कहना पड़ेगा। दिल्ली के जो नेता है भाजपा के, उनको बहुत डर लग रहा है। और अमित शाह साहब ने खुद कहा है कि महाराष्ट्र में जो होगा वो देश की दिशा बनाएगा। अब महाराष्ट्र के लोग बहुत होशियार है, इनके मन में, ध्यान में, खून में संतों के विचार है। शिवशाहू फुले अंबेडकर हो, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हो, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे हो, उनके विचार है। इसीलिए महाराष्ट्र के लोग बहुत स्वाभिमानी है। गुजरात की राजनीति यहाँ पे नहीं चलेगी। लोकसभा में लोगों ने दिखा दिया। और दूसरी बात, शाह साहब ने ये भी कहा है कि तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, लेकिन सत्ता लाओ। उसका मतलब है कि फैमिली उन्होंने तोड़ा, पार्टी फोड़ा, लोकसभा में लोगों ने उसका उत्तर दिया, अभी विधानसभा में देंगे। और दूसरी बात, ये जो अजित दादा है या एकनाथ शिंदे साहब है, उनके पास थोड़ा भी स्वाभिमान होगा तो फिर वो सोचना चाहिए कि उन्होंने लोकसभा के लिए बीजेपी ने इनका इस्तेमाल किया, विधानसभा में इस्तेमाल करेंगे। आगे जाके बोल रहे हैं कि महायुति की ताकत कम करते हुए भाजपा की ताकत हमको बढ़ानी है और 29 में भाजपा की सरकार लानी। मतलब एक तो 24 में नहीं आ रही, वो अमित शाह ने एक्सेप्ट किया, और 29 में भाजपा की लानी, मतलब अजित दादा का ताकत कम करने का, खत्म करने का, और एकनाथ शिंदे का खत्म करने का। तो अभी इन दो बड़े नेता है। अभी एकनाथ शिंदे साहब का जरा वजन बढ़ा है महायुति में, और देवेंद्र फडणवीस साहब का घटा है। आज भी अगर आप लोगों को पूछो, 16% लोग बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने चाहिए। मेजॉरिटी लोग महाविकास आघाड़ी का नाम ले रहे हैं, लेकिन महायुति के बारे में, और देवेंद्र फडणवीस का नाम 7% तक आ रहा है। मतलब अभी देवेंद्र फडणवीस साहब भाजपा का वजन कम हो रहा है। तो अभी भाजपा कहाँ पे तो भी डरी है। तो एकनाथ शिंदे साहब दादा के पास अभी भी स्वाभिमान होगा
तो अलग निर्णय वो लेंगे, देखते हैं अभी क्या होता है। आप क्या उन्हें कहेंगे कि अजीत दादा का वक्त आ चुका है, क्योंकि जिस तरह की बीजेपी भी लगातार अजीत पवार के बारे में कह रही है कि उनके आने से पार्टी को नुकसान हुआ है, बीजेपी को खास तौर पर नुकसान हुआ है, उनके खिलाफ आर्टिकल्स भी छपकर आते हैं, ऐसे में क्या ये वक्त आ चुका है कि अजीत दादा को अब खुद ही महायुति बाहर निकल रास्ता दिखाएगी या खुद दादा बाहर निकल जाएंगे चुनाव से पहले? उनका खुद का निर्णय होगा, लेकिन अगर आप देखो तो भाजपा को 200 जगह पे लड़ना था, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब का वजन बढ़ने के बाद अभी वो आंकड़ा नीचे नीचे आ रहा है। तो अगर उनका आंकड़ा नीचे आ रहा है भाजपा का, तो वो किसका आंकड़ा छीन लेंगे, खा लेंगे? तो अजीत दादा का है। तो इसलिए ये जो भी हो रहा है जानबूझ के बीजेपी के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि अजीत दादा आगे जाके कम सीट पे लड़े, और जो अधिक का सीट है, जैसे कि मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट, वो भाजपा के पास जाएगा। लेकिन वहाँ पे आमदार तो पुराना अगर आप देखो राष्ट्रवादी का था, तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते भाजपा अपना आंकड़ा बढ़ाएगी। लेकिन इससे क्या पता चलता है कि भाजपा की सोच पता चलती है कि लोगों को पास करो, उसका इस्तेमाल करो, उनको फेंक दो। तो ऐसे में क्या अजीत दादा जो एक बेहद ही अनुभवी नेता है, क्या उनको ये सब दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, दिखाई देता होगा, अभी देखते हैं आगे जाके वो क्या करेंगे। लेकिन अजीत दादा का विषय सिर्फ नहीं है ना। 29 में अगर भाजपा कह रहा है हम सिंगल हैंडेडली सत्ता लाएंगे, मुझे एकनाथ शिंदे साहब को 29 तक बाहर फेंक देंगे, तो एकनाथ शिंदे साहब ने अभी सोचना चाहिए कि 29 तक वेट करना है क्या 24 में निर्णय लेना है। अभी देखते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में। करजत जामखेड़ से अजीत दादा के लड़ने की भी हमेशा चर्चा चलती रहती है। उन्होंने खुद कहा था कि बारामती वो लड़ेंगे नहीं अगर बारामती लोकसभा हार गए तो। देखो, भाजपा के केंद्र सरकार के जो नेता है और राज्य सरकार का नेता है, जब भी महाराष्ट्र की बात होती है तब करजत जामखेड़ के बारे में वो बात करते हैं। मतलब करजत जामखेड़ का राजनीति में वहाँ के लोगों के कारण महत्व बढ़ा है। अभी अगर मैं बीजेपी के खिलाफ इतना बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है बीजेपी का ही उम्मीदवार वहाँ पे आएगा, और ये भाजपा वहाँ पे पूरी ताकत लगाएंगे मेरे खिलाफ। लेकिन उन्होंने कुछ भी किया, जो भी किया, तब भी वहाँ के जो स्वाभिमानी लोग हैं वो मेरे साथ रहेंगे, मुझे चुन के देंगे, क्योंकि वहाँ पे लड़ने वाले लोग हैं, भागने वाले लोग नहीं है, और दिल्ली के सामने झुकने वाले लोग नहीं है, स्वाभिमानी लोग हैं। क्या योगेंद्र पवार बारामती के लिए एक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं? तो पवार साहब और जयंत पाटिल साहब ज़्यादा उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि सीट किसको देना। भाई के नाते आप क्या सोचते हैं? नहीं, वो लोकसभा में उन्होंने अच्छा काम किया है, लोगों के पास गए हैं, चर्चा की है। अभी आगे जाके और ज़्यादा ताकत से वो काम करेंगे। लोकसभा में तो सब ने मिलके वहाँ पे बारामती में अच्छा आंकड़ा सुप्रिया ताई का वहाँ पे लाके दिखाया है, तो आगे जाके वो अच्छा काम कर सकता है। क्या बारामती में फिर से पवार वर्सेस पवार है? वो राजनीति का एक हिस्सा है, रणनीति होती है। रणनीति अभी बात करके वो इतना ओपन नहीं हो सकते, थोड़ा दिन की वेट है, उसके बाद आपको रणनीति पता चलेगी। दूसरा सवाल है कि देवेंद्र फडणवीस वोट जिहाद की बात अब कर रहे हैं कि जैसे लोकसभा में सबने मिलकर वोट जिहाद किया, वो अल्पसंख्यक की ओर इशारा करते हैं, तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए वोट जिहाद की बात। देवा बहुत डरे हैं, केंद्र सरकार में जो भाजपा के नेता वो डरे हुए हैं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च किया लोकसभा में, दबाव तंत्र किया, गुंडों को साथ में लिया, तब भी महाराष्ट्र के लोगों ने महायुति को बाहर निकाल दिया। जो स्टेटमेंट अभी देवेंद्र फडणवीस का आया है, वो शायद दिल्ली से उनको संदेश आया है कि भाजपा ने सब सर्वे करके देखे, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, महायुति मिलके 120 के आगे वो जा नहीं रहे। अभी फिर महाराष्ट्र में इतना सब कुछ करने के बाद भी महायुति का सरकार अगर नहीं आ रहा, तो गुजरात स्टाइल में यहाँ पे कुछ करते हैं। गुजरात का स्टाइल कैसे है, जैसे अमित शाह बोले थे, अरे ये जो छोटे मोटे जो आंदोलन होते हैं हमने बहुत देखे, हम पैर के नीचे तुड़वाते हैं। अभी अगर आप देखो महाराष्ट्र में कौन से आंदोलन चल रहे हैं, मराठा आरक्षण है, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण है, आदिवासी आरक्षण है। मतलब अमित शाह साहब का क्या कहना है, गुजरात स्टाइल में ये सब जो समाज के आंदोलन है उसको पैर के नीचे दबाओ और ताकत का इस्तेमाल करो, समाज को तोड़ो। मतलब ओबीसी मराठा करो, हिंदू मुस्लिम करो, उसका इस्तेमाल किसके लिए करो, सत्ता लाने के लिए करो। ये जो अहंकार है ना, वो अहंकार देवेंद्र फडणवीस साहब के मुंह से अभी दिख रहा है। वो अहंकार नहीं, वो डर है। वो किससे डरे हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों से डरे हैं, क्योंकि उनको अभी पता चल गया कितना भी सिर वो पटके, तब भी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आने नहीं वाली, महाविकास आघाड़ी की आई। अभी ये जो लास्ट चल रहा है ना, हिंदू मुस्लिम, ओबीसी मराठा, लव जिहाद वगैरह जो भी चल रहा है, वो अभी डेस्परेट प्रयास है कि गुजरात स्टाइल महाराष्ट्र में लादने का। लेकिन कितना भी किया तो महाराष्ट्र के लोग है, गुजरात हो या दिल्ली, उनके सामने कभी झुकते नहीं। क्या लाडली बहन जैसी योजना फेल है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, महायुति को कोई फायदा नहीं होगा उससे? नहीं, महिलाओं का कहना है आप किसानों को अच्छा भाव नहीं दिया,
जब किसान अड़चन में थे तब मदद नहीं की, दूध को जब भाव देना था तब आपने मदद नहीं किया, गरीबों को आपने मदद नहीं की। अभी हमने गरीब लोगों ने बच्चों को पढ़ाया, इंजीनियर बनाया, पैसा खर्च किया, उनको आप हाथ को काम नहीं दे रहे। तो ये जो 1500 रुपये दे रहे हैं वो हमारा पैसा है, मतलब लोगों का पैसा है, वो क्या आपका खुद का पैसा नहीं है। तो लोग क्या कह रहे हैं कि आप ये सरकार सब जगह फेल हुआ, इसलिए उनको ये 1500 रुपये देने की नौबत आई। अगर एक आध लाड़की बहना के बच्चे को 20-25 हज़ार की नौकरी लगती है, वो थोड़ी 1500 रुपये लेती है। इसलिए महिलाओं का कहना है कि ये सरकार बाकी योजना पे फेल पड़ा, इसलिए 1500 रुपये देना पड़ रहा है। और ये 1500 रुपये सरकार का नहीं, ये हमारा टैक्स का पैसा है। ये सोच होने के कारण उनको उससे ज़्यादा फायदा होगा नहीं, ऐसा कुछ सर्वे, बीजेपी का भी सर्वे वहाँ पे आया। एक आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार महाविकास आघाड़ी की आज तीसरे दौर की भी बैठक चलेगी, लगता है कि सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाएगा और आप सभी, क्योंकि लोकसभा में ये था कि वक्त ज़्यादा लग गया, उम्मीदवार देने में लेट हो गया, इस बार वो सारा कुछ टाल के आप सही वक्त पे सही उम्मीदवार मैदान में होगा? एक तो उस प्रक्रिया में मैं नहीं हूँ, लेकिन हमने जो सुना है मीडिया या लोगों के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि 228 सीट जो जगह 288 जो सीट है उसमें से सिर्फ 15-20 सीट पे थोड़ी सी चर्चा चालू है, वो भी शायद 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। हमारे नेता जयंत पाटिल साहब है, खड़से साहब, ये आवाड़ साहब है, अनिल देशमुख साहब है, वहाँ से बहुत अलग अलग नेता है, वो एक फाइनल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आगे के 2-3 दिन में देंगे। और फाइनल निर्णय कौन लेगा तो पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और राहुल गांधी जी वहाँ पे लेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस को कितनी सीट पे लड़ना चाहिए? हमारे देखो, अगर आप पवार साहब की स्टाइल देखो तो पवार साहब का हर वक्त कहना होता है पद के लिए मत लड़ो, और दूसरी बात, अगर सीट कम मिलते हैं लेकिन ऐसे सीट लड़ो कि वो जीतने चाहिए, जैसे कि स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए। तो पवार साहब इस महाराष्ट्र में महायुति की सरकार न लाने के लिए, और जिस तरीके महायुति काम कर रही है, महाराष्ट्र का नंबर विकास के नीचे नीचे जा रहा है, ये सब पवार साहब को बहुत इमोशनली फील हो रहा है। तो पवार साहब शायद थोड़े से सीट कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, जो भी है, लेकिन पवार साहब का कहना है कि जो चुन के आ सकते वही सीट हमारी पार्टी ने लेने चाहिए, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब के पक्ष ने लेने चाहिए, या कांग्रेस लेने चाहिए, लेकिन चुन के जो आते हैं वही लेने चाहिए। 80 से 90 तो देखा जाएगा, थोड़े दिन के में आपको पता चलेगा। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।